अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद ख़ान राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज दिन के वक्त सैलाब की तबाहकारियों, सैलाब के मसाइल और सैलाब की वजह से उम्मत मोहम्मदिया को जिस मसाइल में गिरते हुए देखा, उस पर मेरा दिल खून के आंसू रोया। हम नागहानी आफात से निमटने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाते हैं। हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से इदारे भी बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि तमाम तर जो मैथमेटिक्स वो सामने इन्वॉल्व करते हुए हम किसी भी क्लाइमेटी को सामने रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए, कोई भी शख्स मसाइल का शिकार ना हो। मगर गुज़श्ता कई दिहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि सैलाब आते हैं और उस वक्त थोड़ी सा उस पर गौर किया जाता है, थोड़ा इजलास होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बैठती हैं, हालात और वाक़यात का जायज़ा लेती हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनसे इमदाद मांगती हैं और इमदाद मांगने के बाद वो पैसा कहीं ना कहीं कुछ तो सही जगहों पर ख़र्च हो जाता है और यहाँ पर ही अपॉर्चुनाइज़र्स या मौका परस्त अनासर जो हैं अपने जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको बढ़ाते हुए मस्कीनों, गरीबों, बेवाओं, यतीमों और मसाइल में घिरे हुए, सैलाबों में घिरे हुए, नागहानी आफात में घिरे हुए लोगों की जो इमदाद होती है उस पर भी हाथ साफ़ करने से गुरेज़ नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ, 75 सालों में सैलाब कितने आए और सैलाब गुज़र गए? कितनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ़ नामों से बनती रहीं और उन्हीं नामों के पर्दे में छुप कर वो मसाइल को हल ना कर सकें? मसाइल का सही मानों में इदराक क्यों नहीं किया गया? मेरा ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासी पार्टी को इल्ज़ाम देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने आज तक जो पॉलिसियाँ बनाई उसकी मदद से रेजरवायर्स क्यों नहीं बनाए, और ये ताकि जितना भी सैलाब का पानी होता बजाय इसके उनके इलाकों और शहरों को तहबाला करते हुए खुराक और अनाज के ज़ख़ीरों से खेलता हुआ और उनको तबाह बर्बाद करता हुआ समंदर में ले जाता। मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि क्यों आज तक मसाइल का सद्देबाब नहीं किया गया, जो इदारे बनाए गए उनके SOPs पर अमल क्यों नहीं किया गया। सिर्फ इदारे बनाकर वहाँ पर अफसर बिठा लेना और उनके मातहत जो लोग बैठे हुए हैं सारा दिन आप गपशप में गुजारना और उसके बाद किसी भी पॉलिसी या किसी भी असूल पर ना मुत्तफ़िक होते हुए कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट ना करते हुए माशरे को, आवाम को, पाकिस्तान के हर शहरी को हालात और वाक़यात, मौसम के तपेड़ों के सामने ले जाना और उनको हालात और वाक़यात की लहरों के सुपुर्द कर देना कहाँ का इंसाफ है। मैं पूछता हूँ अवामी हलकों से, मैं पूछता हूँ अवामी इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियतों से और उन ख़ानदानों से जिन्होंने आज तक आवाम के मसाइल को कोई मसला ही नहीं समझा। क्या वजह है कि आज हर शख्स मसाइल का शिकार है? एक तरफ आवाम भूख की चक्की में और उसके बाद बेरोज़गारी की चक्की में और महंगाई के अफरेब, महंगाई के समंदर, महंगाई के भंवर में फंसे हुए थे। आज हर शख्स दो वक्त की रोटी का मोहताज है, उसे मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने पड़ते हैं, घर के हर फ़र्द को काम करना पड़ता है। ख़वातीन घरों से बाहर निकलकर मुख्तलिफ़ दफ़ातर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करती हैं, टैक्स भी अदा करते हैं, हर चीज़ पर हमें टैक्स लिया जाता है। ऑलरेडी मुख्तलिफ़ जो हम सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, इवन माचिस की डिब्बी भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी हमसे टैक्स लिया जाता है। जब टैक्स लिया जाता है तो फिर आवाम को उनके हकूक़ उनके घर की दहलीज़ पर क्यों मुहैया नहीं किए जाते? मेरा सवाल तमाम तर दानिश्वरों से भी है और तमाम तर जो ज़ोमा हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे भी है कि आज जब मैं देखता हूँ जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वो इलाके जहाँ पर लोग 3-3 वक्त की रोटी को, तो ये रूटीन है, वो उनको नहीं मिलती, मगर 4-4 5-5 दिन जब भूखे ख़ानदान अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखते हैं। मैंने एक वीडियो ऐसी भी देखी जिसमें एक बाप रो रो कर फरियाद कर रहा था कि मेरा बच्चा मर रहा है। एक औरत ने बताया कि मैं 4 दिन से भूखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
اور اس کے پاس واقعی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ ہمارے لوگ اپنے دفاتر میں ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور اسپیشل کام کرنے کی اجرت لیتے ہیں، تو قوموں پر سیلاب اس وجہ سے آتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے تمام تر وسائل استعمال کیے، پیکس اینڈ پرکس استعمال کی اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کمائیوں کے، جو پاکستان سے ہی انہوں نے کمایا، اس کا ایک بڑا حصہ ان سیلاب زدگان کی مدد کریں، اور مخیر حضرات بھی سامنے آئیں اور خدا را یہ جو نام نہاد مشروم گروتھ، یہ جو لوگوں کی اصلاح و فلاح کی تنظیمیں ہوتی ہیں اور سوشل تنظیمیں جو ہوتی ہیں، اپنی جیبیں مت بھریں۔ این جی اوز سامنے آ کر اپنی ہی پیٹ نہ بھریں، بلکہ اپنی قبر کو، اپنی موت کو اور ان ناگہانی آفات میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بھی اس جگہ پر سمجھیں، اور دل میں درد دل رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، ہر شخص کو چھت میسر ہو، کسی کے جسم پہ لباس کی غیر موجودگی وہ برہنگی کا شکار نہ ہو، اور کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار نہ ہو، کیونکہ آخر ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ سوچنا ہوگا اگلی بار، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیلاب زدگان کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کن لوگوں کو آپ نے اپروچ کرنا ہے، اور کس طرح ان بھوکے ننگے افلاس کے مارے لوگوں کو، جو اس وقت دریاؤں کے بپھری ہوئی لہروں اور موجوں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی مدد کیسے کی جائے۔ بہت دکھی دل کے ساتھ طاہر محمود خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگلی بار کسی نئے پروگرام، نئی جگہ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے طاہر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔